और हमारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा दोस्तों, निवेदन करना चाहूंगा, आप ये जातिवादी चश्मा हटा करके एक बार इंसानियत के चश्मे से देखिए क्या सही है क्या गलत है। और हमने हमेशा ही कहा है कि आग अगर हमारे घर में लगी है, अगर अपने घर में पानी लेकर बैठे हो, ये उम्मीद करते हो कि आग सिर्फ पंडित जी के घर में लगी है, हमारे घर नहीं आएगी, तो याद रखना हमारा गल तो जल ही जाएगा, लेकिन उसकी लपटें तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर डालेंगे और ये घर आपका भी सुरक्षित नहीं बचेगा। ये आग की लपटें आपके घर में भी पहुंचेंगी और आपके घर को भी जलाकर राख कर देंगी। इसलिए गलत जो है उसे गलत कहना सीखो, गलत का विरोध करना सीखो। ये गलत चाहे मेरे साथ हो रहा हो या आपके या तीसरी किसी व्यक्ति के साथ, गलत गलत होता है। फिलहाल दोस्तों, इस लाइव सेशन का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोगों को सही बात से सही जानकारी तक पहुंचाया जाए और आप लोगों को स्पष्ट किया जाए कि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं। जातिगत भेदभाव हो या कोई ऊंच नीच जैसा भेदभाव, भेदभाव होता है और ये नहीं होना चाहिए। किसी जाति के साथ नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं और सब भारतीयों के अंदर देश प्रेम प्रथम होना चाहिए। बॉर्डर पर तैनात सैनिक किसी एक जाति, एक वर्ग, एक विशेष मजहब के नहीं है, वहां पर सभी हैं और सभी लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर किसी दिन उन फौजियों ने यह सोच लिया कि हमारा देश या मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हूं और मेरा धर्म नहीं है, यहाँ तो हम अपने देश के लोगों की रक्षा नहीं कर रहा, अपनी जातियों की रक्षा कर रहा हूं, तो उसी दिन इस देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये देश बर्बादी की खाइयों में गिर जाएगा। देश को बचाना है दोस्तों, जातियों को बचाना जरूरी नहीं है। तो फिलहाल इस लाइव सेशन का हिस्सा इतना ही। बने रहिएगा हमारे ऐसे ही विचार सुनने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुनते हैं, प्यार करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। हेलो, मैं प्रशांत सिंह बोल रहा हूं। मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं कई दिनों से बहुत घुट रहा था, मुझे नहीं रहा गया। मैं बहुत दर्द फील कर रहा था। मैं सरकार योगी मोदी जी का अन्न खाता हूं, उनके रहमो करम पर जिंदा था, उनके रहमो करम पर हमारा पूरा परिवार रोटी दाल की रोटी खा रहा था। नहीं, हमसे नहीं रहा गया। हाँ, क्या बताएं, योगी हमारे बाप है, मोदी हमारे बाबा है, हमसे नहीं रहा गया। दोस्तों, ये गजब का नौटंकी चल रहा है, गजब का। किसी की संवेदनाओं को रौंद कर कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे मजाक बनाया जाता है, ये अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह से सीखिए। अलग लेवल की नौटंकी, अलग लेवल का चाटुकारिता, तलवा चाटुता, गजब है, गजब भाई गजब, पूरी तरीके से ओवर एक्टिंग। अपनी बीबी को फोन लगाते हैं, उसके बाद में कैमरे पर इस्तीफे की फोटो खिंचवाते हुए मुस्कुराते हैं और भाई साहब बहुत दर्द से पीड़ित है। गजब का दोगलापन है, गजब का, हद है यार, हद। अरे आपको इलेक्शन लड़ना है, लोगों की सिंपैथी पानी है, बहुत सारे माध्यम हैं भाई, उनको अपना लीजिए। गजब की नौटंकी करते हैं आप लोग। एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर, सिटी कमिश्नर बरेली, क्या लगता है उन्होंने इस्तीफा दिया था? हम बताते हैं आपको पूरी सच्चाई। लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, ये इस्तीफा नहीं देते तब भी ये आउट कर दिए जाते। इन लोगों की जो हरकतें हैं ना, वो है ही ऐसी। किसी को निलंबित करना चाहिए तो किसी को सस्पेंड। सिचुएशंस ऐसी हैं। अच्छा खासा आप लोग अपने जीवन में मस्त रहिए ना। हम लोग हैं ना बेरोजगार, फ्री टाइम वाले, जिनके पास कोई काम नहीं है, हम ही तो करेंगे प्रोटेस्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, सब जिंदाबाद के नारे लगाना तो हम लोगों का काम है यार। हम लोग बेरोजगार हैं, 500 रुपए मिलते हैं, 300 रुपए मिलते हैं, खाना पानी मिलता है, वाहवाही मिलती है 4 दिन, तो जिंदाबाद का नारा लगाना हमारा अधिकार है। आप लोग क्यों मैदान में कूद रहे हो भाई? कब समझोगे, कब समझ में आएगा आप लोगों को? ये जिंदाबाद का नारा लगाना बंद करोगे? ये राजनीति है दोस्तों। एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने खुद स्वीकार किया, कल के इंटरव्यू में हमने देखा, कह रहे थे अगर मैं इस्तीफा ना देता तो चाल ये थी कि हमें सस्पेंड कर दिया जाता, और वही हुआ। ये तो अच्छी किस्मत थी कि इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, वो बाद में निलंबित किए गए। अगर नहीं भी करते तब भी इनको निलंबित ही होना था, नौकरी से आउट ही होना था। क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना, एक सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी, या आप कोई भी सरकारी पद पर पदस्थ व्यक्ति, आप नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आप नौकरी नहीं करोगे, और नौकरी करनी है तो तलवे चाटने पड़ेंगे।
जैसे हमारे भाई साहब, हेलो, मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं बीबी से फोन लगा के कहता हूँ भैया हम नौकरी नहीं करेंगे, हमने इस्तीफा दे दिया। हम बाबा योगी आदित्यनाथ जी के अपमान को सहन नहीं कर सकते, हम मोदी जी की गालियां नहीं सुन सकते, हम शंकराचार्य को फांसी पे देखना चाहते हैं, लटका हुआ देखना चाहते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने टेक कैसे वहां पर माघ मेला में स्थापित कर दी। हम बहुत दुखी हैं दोस्तों, गजब की चुतियापा, गजब की नौटंकी है यार। और रही बात यूजीसी कानून की, भाई हमने कब कहा कि यूजीसी कानून ना लागू? हम हमेशा कहते हैं ये भारत देश हम सबका है। जब देश आजाद नहीं था, मुगलों के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, तो उसमें ब्राह्मण ही नहीं थे जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, उसमें ठाकुर ही नहीं थे, उसमें बनिया ही नहीं थे, उसमें ये पूरा भारत देश का हर जाति वर्ग सब गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। सबको आजादी की जरूरत थी, किसी का ज्यादा किसी का कम, सबका इस देश की आजादी में योगदान है। कुछ लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों के इतिहास में दर्ज हुआ और कुछ लोग गुमनाम रह गए। जो लोग गुमनाम रह गए, क्या उनका योगदान नहीं था? उनका भी इस देश के लिए योगदान था। तो हम आप सब ये वोट की राजनीति का केंद्र बिंदु मत बनिए। अगर आप वोट के बीच में पिसना चाहते हैं तो फिर भैया, फिर आप ये कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं तो ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, हमारा काम ही है ज्ञान देना, सच बोलना, चाहे छोटा हो या बड़ा, जाति विशेष वर्ग मायने नहीं रखता है। सच सच होता है, सच के लिए किसी भी डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है। हम आप सब जिस समुदाय में रहते हैं, जिस क्षेत्र में परिसर में काम करते हैं, वहां पर हर जाति वर्ग विशेष के लोग रहते हैं और एक डिसिप्लिन में रहते हैं यार, काम करते हैं, उठते बैठते हैं, यारी दोस्ती है। मैं कितना पूछना चाहूं दोस्तों, कितने ऐसे लोग हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जिनकी मित्रता सिर्फ अपने जाति वर्ग के ही लोगों से है। मैं, हमारे मित्र सरोज रैदास, हमारे पड़ोसी गांव मदारी खेड़ा, कौशल मदारी खेड़ा, गुफरान पनरखा, संजय खान बिहार, बिंदर अटवा के पास। यार मैं अगर अपनी बात करूं ऑल ओवर, तो हमें नहीं लगता कि किसी भी जाति में हमारे मित्र नहीं है। मैं सुमित तिवारी हूं, जाति से भगवान के कृपा से, उनके आशीर्वाद से ब्राह्मण कुल खानदान में जन्म मिला और हमारा कर्म है, ब्राह्मण की पहचान होती है दया से, शालीनता से, उसके अंदर शील होना चाहिए, विवेक होना चाहिए और सबसे पहली है सज्जनता। और ये सब भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों से सीखा है और अपने अंदर समाहित करने का काम करता हूं। ये जातिवादी जो जहर है ना, ये एक दिन देश को खा जाएगा। और हम हमेशा कहते हैं नजर का इलाज है दोस्तों, नजर का चश्मा लग जाता है, लेकिन अगर नजरिया आपका किसी के प्रति गंदा हो गया तो इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज जब होगा जब आपको ठोकर लगेगी, जब आपका दिमाग पलटेगा, जब आपकी नजरिया चेंज होगी, तभी आपका जो सोचने का, विचार करने का तरीका है वो बदलेगा। आज तक किसी भी देश ने, कई सारे हमारे वेद पुराण, महाभारत, गीता, भगवत, तमाम ऐसे महापुराण हैं, ग्रंथ हैं, जिनमें यही सिखाया गया है कि जीवन क्या है, दर्शन क्या है, कैसे कैसे मानव में विकार उत्पन्न होते हैं, उसकी वजह क्या होती है। मैं देख रहा हूं कि सवर्ण भाई लोग यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्यों ही तो समझा रहे हैं हम लोग कि भाई हम सब, जब हम फिर वही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम बार बार भटक जाते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को। जब देश आजाद नहीं था तो हम सब गुलाम थे, सब लोगों का किसी का ज्यादा किसी का कम, सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। जैसे कि जब राम सेतु पुल का निर्माण हो रहा था तो उसमें गिलहरी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या कि वो धूल में जाती थी, पहले पानी में, समुद्र के पानी में भीगती थी, फिर धूल में पलथियां खाती थी, उसके बालों में जो है धूल लिपट जाती थी, फिर जाकर के उस राम सेतु में अपने वो बालों को झाड़ती थी, उससे जो है रेत वो छोटे छोटे गड्ढों को भरती थी। उसका भी आज स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है। उसका भी जब राम सेतु की बात चर्चा चलती है तब उस गिलहरी की भी चर्चा चलती है। इसी तरीके से जब देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों का योगदान हो रहा था, उसमें हर जाति वर्ग के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। सोचो अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मिसाइलें ना बनाई होती तो हमारा देश कहां होता। हम अक्सर इतिहास के पन्नों को जब दोहराते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है हर वर्ग विशेष लोगों का
अपना अपना योगदान रहा। जब हर किसी का योगदान रहा और उसके बाद में जब हमने गणतंत्र दिवस अभी 26 जनवरी 2026 का मनाया 77वां गणतंत्र दिवस, तो हम लोगों ने फिर शपथें ली, फिर हमने बड़े बड़े महान क्रांतिकारियों का नाम लिया और ये बताया कि हमारे देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी परिवार को चलाने, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी संस्था को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी भी चीज को जो है डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप नियम और कानून कायदों के दायरे में नहीं रहेंगे तो आप ज्यादा दिन तक अपने वर्चस्व को बनाए नहीं रख पाएंगे, यानी किसी भी चीज को आप ज्यादा दिनों तक संचालित नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल 4 की बात करें तो हर चीज की एक अपनी सीमा है, एक दायरा है और दायरा ही कानून है। मान लीजिए एक ऊंचा नीचा खेत सींचना और नलकूप आपका लगभग 100-200 मीटर दूर हो, क्या लगता है अगर आपको खेत सींचना है तो नाली की आवश्यकता पड़ेगी, पाइप की आवश्यकता पड़ेगी, खेत में बरहा बाटी की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या है? ये एक रेंज, एक एरिया है, एक बंधन, एक कानून है। किसी भी चीज को संचालित करने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है, वो है हमारा संविधान। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण कर रहे थे उस समय ये देखा कि जो दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, जिन लोग मुख्य धारा से छूट गए थे, उनको बराबर कैसे लाया जाए, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहां पे गलती हुई। ये आरक्षण जो है जाति आधार पर नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए था और आर्थिक आधार में सभी लोग समान हो जाते। यही एक गलती हुई आरक्षण देते वक्त, क्योंकि जाति गरीब नहीं होती, व्यक्ति गरीब होता है। ये मैं तब भी कहता था और आज भी कहता हूं, ये चीज वहां पे गलती हुई जिसे अभी भी संशोधन किया जा सकता था। ईडब्ल्यूएस के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब समस्या ये हुई कि सबसे ज्यादा योगदान सवर्णों का, सवर्णों ने सबसे ज्यादा अपने बेटे बलिदान किए इस देश की रक्षा के लिए। आज सवर्णों को ही कहा जाता है, सवर्णों तुम देश के नागरिक नहीं हो, सवर्णों तुम देश छोड़ो। जेएनयू में कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, कैसे कैसे पोस्टर छाप दिए जाते हैं। और उसके बाद में जब कोई कानून बनता है SC ST वर्ग, भाई कानून खूब बनाइए, कानून बनाइए। पार्लियामेंट में, सदन में कानून बनाने के लिए ही तो हम लोग आप लोगों को भेजते हैं। एक भारत ही देश ऐसा है जहां पर हम लोग खुद अपने ऊपर शासन करने के लिए एक व्यक्ति को चुनते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति हमारी समस्याओं से परिचित होगा और कोई विकल्प खोजेगा। लेकिन विकल्प खोजते वक्त हम आखिर ये क्यों भूल जाते हैं कि ये देश में समानता का हर व्यक्ति को अधिकार है। अब एक व्यक्ति को समान लाने के लिए हम दूसरे व्यक्ति का कत्ल कर दें, 2 व्यक्ति बराबर में खड़े कर दिए जाएं और कहा जाए कि बराबर लाना है तो या तो पैर से काट दो या उसका मुंडी अलग कर दो, कह दो बराबर हो जाएगा, कि इसे न्याय कहेंगे। या ये कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति बराबर में सर लाने हैं उसके, तो नीचे उसको कुछ सहारा दे दिया जाए, स्टूल दे दिया जाए, उसके नीचे कुछ ऊंचा रख दिया जाए ताकि वो ऊपर से बराबर लगे। लेकिन तब भी क्या बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी यह है दोस्तों कि अगर हमें समानता के अधिकार में करना है तो हमें सबसे पहले नंबर में सोचना होगा कि जो भी कानून बने वो जातीय आधार पर ना बने। उसमें एनी शब्द, एनी, हम सभी भारतीय हैं, जाति वर्ग मजहब जो भी है वो हमारे अंदर हैं। पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, और जब हम भारतीय हैं तो भारतीयों के लिए एक कानून होना चाहिए। और एक कानून में जब भी कोई कानून बने तो एनी शब्द लगना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराधी कोई जाति का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो कि है। उसी में अगर कोई निर्दोष व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाता है, उसके बाद वही सजा जो है उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिस व्यक्ति ने गलत रिपोर्ट किया है, गलत शिकायत किया है। अगर ये 2 चीजें कानून में संशोधित कर दी जाएं तो मैं कहता हूं 100% कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। कोई भी कानून लागू होगा, कोई विरोध ही नहीं करेगा, क्योंकि जहां पर बात सर्वहित की होगी, समानता की होगी, और जब बात समान अधिकार और समानता की होती है तो वहां पर किसी का विरोध होता ही नहीं है। फिर उसमें सिर्फ विरोध वही करेगा जो गलत होगा, और जो गलत होगा तो वो भी विरोध करेगा ही नहीं। तो ये चीजें जरूर है, क्योंकि अगर कहीं भी गुंजाइश रहेगी प्रश्न चिन्ह लगने की तो फिर विरोध होगा, उच्च स्तर का विरोध होगा। SC ST वर्ग जो है वंचित है, मानता हूं, उनके साथ अन्याय हुआ है, पहले हुआ होगा, क्योंकि हमने तो नहीं देखा, हमारी उम्र इतनी नहीं है जो मेरे सामने हुआ, हमारे तो सभी मित्र हैं, लेकिन लोग कहते हैं तो हुआ होगा। और आज की वर्तमान जो स्थितियां हैं बहुत परिवर्तित हो चुकी हैं, और आज हमें, अगर हम फिर वही पुराने, जब हमारे पास खाने को नहीं था और आज उसी जीवन को फिर वहीं से शुरुआत करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हमारा देश अभी मानसिक रूप से आजाद हो पाया है। आज भी हमारे दिमाग में गुलामी ही बसी हुई है दोस्तों, मेरे मित्रों। और यहां पर बात UGC कानून की, काले कानून की,
तो इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोग नहीं कहते हैं कि कोई यूजीसी कानून वापस हो, यूजीसी कानून कतई वापस ना हो। इसमें दो चीजों से संसाधन सुधार किया जाए कि इसमें ओबीसी या ये वर्ग शामिल करने की आवश्यकता ही नहीं, सब हटाओ। उसमें सिर्फ ये रखो कि अगर कोई भी एनी शब्द प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, ये ओबीसी एसटी एसटी ये सब हटा दो। सिर्फ ये रखो अगर कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, धर्म या मजहब के आधार पर भेदभाव करता है तो उसके लिए प्रावधान है, और उसमें हर व्यक्ति, हर समुदाय वर्ग की कमेटी में प्रत्येक एक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य करो। और हां, उसमें एक और लास्ट मेंशन करिए कि अगर पहले इसकी विवेचना होगी, विवेचना में जब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तब उसके ऊपर विधिक कार्रवाई भी होगी, और अगर ये फॉल्स रिपोर्ट पाई जाती है तो जितना दंड उस अपराधी के लिए सुनिश्चित किया गया है, अगर कोई ऐसा अपराध करता है जो गलत तरीके से, गलत मंशा से किसी को फंसाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करता है, उसके लिए उतनी ही सजा का प्रावधान किया जाए जितना कि उस अपराधी के लिए। करिए ना, क्या बुराई है इसमें। हम एजुकेशन में एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, समान अवसर मिलते हैं, उसके बाद में जगह जगह पर एक ही वर्ग को टारगेट करना। जब हम प्राथमिक एजुकेशन में थे सबको स्कॉलर मिलता था, हमें नहीं मिलता था, बहुत बुरा लगता था कि यार हमने कौन सा अपराध किया, हमने कितना कम झेला है, हमसे पूछिए। हमारे माँ बाप ने हमें हमेशा बताया, बेटा तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी, तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुमको खुद मजबूत बनना पड़ेगा, तुम्हें कोई आसरा नहीं है, कोई सहायता नहीं है। एक ही बात याद आती है, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, गैरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जनाजे दोस्तों, सवर्ण जो हैं, जनरल जो हैं, उनको पता है हमें अपनी मंजिल अपनी ताकत से तय करनी होगी, हमें बीच में कोई सहारा नहीं बनेगा, हमारा कोई सहारा नहीं बनेगा। तो हम डबल मेहनत करते हैं, 4 गुनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के बल पर अलंकार अग्निहोत्री जैसे आईपीएस अधिकारी फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाते हैं। लोग कई अटेम्प्ट देते हैं और आखिरी में निराश होकर के घर वापस चले जाते हैं। यही तो है, जब हमें किसी भी सहारे की उम्मीद नहीं होती है तो हम अपनी ताकत को और दोगुना करते हैं और मेहनत करते हैं, अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हमें किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं आज ओबीसी बिरादरी से भी आता तो मैं सरकारी नौकरी कर रहा होता। सिर्फ 1 नंबर से हमारी नौकरी रुकी थी, 1 नंबर से। सोचिए, जब मैं 1 नंबर से रुका था तो सोचो मुझे कितना कष्ट हुआ होगा। हमारे कम अंक पाने वाले लोग नौकरी कर रहे हैं और जब मैं छूटा था तो मुझे कितना कष्ट हुआ होगा। मैंने उस दर्द को झेला यार, मैंने झेला है, जो झेला है, लेकिन फिर भी हम उस चीज का विरोध नहीं करते। कोई बात, हम यहां हैं, मैं ये मानता हूं भगवान जो भी करता है जीवन में, जो भी घटित होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। अगर मैं आज सरकारी नौकरी में नहीं हूं, मानता हूं इससे बढ़िया कुछ मेरे जीवन में लिखा होगा। संघर्ष है, संघर्ष चलता रहेगा और संघर्ष करता रहूंगा। हार न माना था, न मानूंगा। हमेशा एक नई जिंदगी, नए दिन के साथ शुरुआत करूंगा, एक नया एस्टेब्लिश करूंगा। मैं अपने अंदर सोचूंगा और मैं खुश हूं इस बात से, मैं स्वतंत्र हूं। जो व्यक्ति एक नौकरी में अर्जित करता है वो भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से मैं ऐसे अर्जित कर रहा हूं। सब बढ़िया चल रहा है, किसी बात की हमको टेंशन नहीं है। हो सकता है कि मैं 2 बीघे 4-5 बीघे नौकरी करके अच्छा खासा परिवार पाल लेता, बढ़ा लेता, तो 4-10 बीघे जमीन खरीद लेता, लखनऊ जैसे सिटी में 2-4 मकान बना लेता। लास्ट में लेकर के क्या जाऊंगा? कुछ नहीं, यही रह जाएगा सब। और रह गए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े महात्मा, धर्मात्मा, सब यही रह गए, कुछ नहीं लेकर गए, मैं भी नहीं ले जाता। तो बात 100% की एक बात दोस्तों, हमें मालूम है ये बातें आपके पल्ले नहीं पड़ेंगी, लेकिन फिर भी कहूंगा, अगर इस देश के वास्तव में आप देशभक्त हैं और उच्च शिखर पर बैठे हैं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी ईमानदारी से निभाइए। जातिगत दूषित मानसिकता से कोई ऐसे कानून मत बनाइए जिसमें उन्माद पैदा हो, विध्वंस पैदा हो।